जिस लड़की की शादी 5 या 6 दिन पहले हुई है, वो अचानक से दिल्ली के जीबी रोड पर पहुंच जाती है। उसे पता चलता है कि वो तो दिल्ली के जीबी रोड पर और वो भी कोठे पर है। तो वो पूरी तरह से टूट चुकी होती है। वहाँ पर एक चाय बेचने वाले से, जो बार बार हमेशा चाय देने के लिए आता है, उससे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है कि प्लीज़ तुम्हें मेरे साथ जो भी करना है कर लो, लेकिन एक बार मेरे पति से मेरी बात करवा दो। तो दोस्तों, आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ है और शादी के 5-6 दिन बाद ही वो लड़की जीवी रोड उस कोठे पर कैसे पहुंची, चलिए आपको उसके बारे में डिटेल में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम सतीश होता है, वो दिल्ली के जीवी रोड पर, जीवी रोड गली में जहाँ पर कोठा होता है, वहाँ पर उसकी चाय की दुकान होती है। दोस्तों, ये चाय की जो दुकान है, यहाँ पर ये दुकान नहीं चलाता है, ये केवल कोठे में जो लड़कियाँ होती हैं उन्हें चाय ले जाकर दे रहा होता है। और मालकिन जो होती है, मालकिन के द्वारा इस लड़के को, सतीश को, पैसे मिल जाया करते थे। इसका काम था केवल जो भी वहाँ पर लड़कियाँ हैं उसे हर रोज़ चाय पहुँचाना। अब ये लड़का हर रोज़ चाय पहुँचा रहा होता है। इसकी उम्र लगभग 26 या 27 वर्ष होती है। इसका रोज़ का काम होता है चाय देना। दोस्तों, एक दिन जब सतीश कोठे पर जाता है और चाय दे रहा होता है, तभी एक कमरे में जब जाता है वो, तो देखता है कि एक एक लड़की कोने में बैठकर रो रही है। बिल्कुल कोने में छिपी हुई है, बैठकर बहुत ज़्यादा रो रही है। उसके पास वो जाता है, कहता है कि मैडम ये चाय ले लीजिए। वो लड़की उसे देखते ही पहले से तो रो ही रही थी और भी ज़्यादा रोने लगती है। उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि देखिए, क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हैं? आप मेरी बात मेरे पति से करवा दीजिए। मैं यहाँ पर कैसे आ गई मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे बिना मेरे पति की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। आप मेरी बात केवल एक बार मेरे पति से करवा दीजिए। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो मुझे हर हाल में लेने के लिए आ जाएंगे। मेरे पति के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। अगर आप मेरी बात उनसे करवा देंगे तो मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगी। लेकिन जो सतीश है वो चुप खड़ा होता है, वो कुछ नहीं बोलता। और बोले भी कैसे? अगर वो उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है तो वहाँ से वो चाय की जो उसका धंधा है वो तो ख़त्म होगा ही, साथ में जो कोठे वाले लोग हैं उसे भी मार वार कर फेंक देंगे। ये सब डर है उसे, इसीलिए कुछ नहीं बोलता है। अब उसके कुछ ना बोलने पर वो लड़की आगे बोलती है, देखो तुम्हें जो भी करना है वो मेरे साथ कर लो, लेकिन तुम मेरे पति से मेरी बात करवा दो, केवल एक बार मेरी बात करवा दो। अब वो लड़का बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। ये सोचकर चला जाता है कि यहाँ पर जो भी लड़की पहली बार आती है वो यही करती है। पहले तो रोती है, गिड़गिड़ाती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, लेकिन कुछ दिन जैसे जैसे धीरे धीरे दिन बीतता जाता है, वो इस माहौल में ढल जाती है और अपना काम शुरू कर देती है। तो ये लड़की भी शायद अपना काम शुरू कर दे, वो यहाँ से ये सोचकर चला जाता है। अब जब अगले दिन सतीश फिर से चाय देने के लिए आता है, उस लड़की के कमरे में जाता है। दोस्तों, इस लड़की का नाम प्रतिभा होता है। उसके कमरे में जाता है तो देखता है कि उसके शरीर पर तो डंडे के निशान हैं, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पीटा गया होता है। अब उसे समझने में देर लगती ही नहीं है, क्योंकि उसे पहले से ही पता है कि जो लड़कियां नहीं मानती हैं उनके साथ क्या होता है। इसीलिए वो समझ जाता है कि इसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की गई है। अब वो लड़की भी जो है वो इसकी तरफ, सतीश की तरफ, जो प्रतिभा है वो देख रही होती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। उसे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती। शायद उसे ये समझ में आ चुका होता है कि ये मेरी मदद नहीं करेगा, क्योंकि ये यहीं पर काम करता है, ये इन लोगों से मिला हुआ है, इसीलिए ये लड़का मेरी मदद नहीं करेगा। शायद प्रतिभा को भी ये समझ में आ चुका होता है, इसीलिए प्रतिभा केवल सतीश की तरफ देख रही होती है। वो ऐसी निगाहों से, उम्मीद भरी निगाहों से देख रही होती है कि काश ये मेरी मदद कर पाता तो कितना अच्छा होता। सतीश भी उसकी आंखों में देखकर ये समझ जाता है कि इसे मुझसे मदद चाहिए, लेकिन वो सोचता है कि मैं इसकी मदद कैसे करूं। और वो ये भी सोचता है कि कुछ दिन धीरे धीरे ऐसे ही मारपीट खाती रहेगी तो इसकी आदत पड़ ही जाएगी, जैसे सबकी पड़ जाती है ऐसे पड़ ही जाएगी। अब वो ये बात सोचकर यहाँ से फिर से चला जाता है। लेकिन जब सतीश मालकिन के पास से गुजर रहा होता है,
तो मालकिन बात कर रही होती है और वो कह रही होती है कि जब तक ये नहीं माने तब तक ऐसे ही हर रोज इसकी चमड़ी उधेड़ते रहो। अब वो समझ जाता है कि इसके साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पर मारपीट हो रही है, लेकिन वो करता भी क्या, अब वो चला जाता है। दोस्तों अब फिर से ऐसे ही होता है, क्योंकि उसका काम था चाय देना। फिर से अगले दिन तीसरी बार वो आ जाता है, तीसरे दिन, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो उसके कमरे में जाए। मालकिन के कहने पर वो उसके कमरे में चला जाता है और जाकर देखता है तो प्रतिभा पड़ी हुई है और काफ़ी ज़्यादा उसके बॉडी पर निशान है। वो देखकर फिर से वहाँ से चला आता है। अब इसी तरह से 3 दिन बीत चुके होते हैं। सतीश के मन में भी ये चल रहा होता है कि पता नहीं ये लड़की मुझसे क्या कहना चाहती है, मुझे इसकी बात एक बार सुननी चाहिए, लेकिन वो क्या करे। सोचता है कि अब मैं क्या करूं और अब मुझे कुछ करना होगा। अब ऐसे ही सोचते हुए उसका अगला दिन भी आ जाता है। जब सतीश चौथे दिन अगली बार चाय लेकर जा रहा होता है तो फिर से उसके कमरे में नहीं जाता प्रतिभा के। मालकिन कहती है, तुम आज भी उसके कमरे में नहीं गए, तुम्हें डर लगता है क्या उससे? जाओ उसे चाय देकर आओ। तो सतीश जो है उसके कमरे में जाता है चाय देने के लिए। देखता है कि आज तो उसे काफ़ी ज़्यादा मार पड़ी है। उसका जो बॉडी है पूरी तरह से लाल हो चुका होता है, जगह जगह निशान पड़ा होता है पीटने का। और वो उसकी तरफ देखता है, ऐसा लगता है कि उसकी नई नई शादी हुई होगी लड़की की, प्रतिभा की। उसको ऐसा लगता है कि इसके तो हाथों में अभी मेहंदी लगी हुई है, मंगलसूत्र, नई नवेली दुल्हन सी लग रही है। और वो यही सोच रहा होता है कि पता नहीं किस तरह से ये इस कोठे पर आ गई, अब मुझे कुछ ना कुछ करके पता लगाना ही होगा, वो ये सोचता है। लेकिन जैसे ही वो चाय देकर मालकिन की तरफ से गुजर रहा होता है, वैसे ही यहाँ पर एक लड़का बैठा मालकिन से बात कर रहा होता है कि मुझे यही लड़की चाहिए। तो मालकिन उससे कह रही होती है कि ये लड़की तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन हम अपनी रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि इसके साथ तुम जाओगे तो पहली रात जाओगे और ये तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है, तुम्हें मार भी सकती है, मारपीट कर सकती है, जो भी होगा तुम्हारे साथ सामान फेंक सकती है, तुम्हें काट भी सकती है। तो हम खुद का रिस्क नहीं लेंगे। वो लड़का कहता है कि नहीं, मुझे चाहिए तो यही लड़की चाहिए, अगर मैं अकेले नहीं जाऊंगा तो मैं एक और लड़के को, अपने दोस्त को बुला लेता हूँ। तब जो कोठे की मालकिन है वो कहती है कि ठीक है, लेकिन अगर तुम अपने दोस्त को भी बुलाओगे तो मुझे डबल चार्ज लेना होगा और तुम्हें डबल चार्ज देना होगा। वो कहता है कोई बात नहीं। वो लड़का डबल चार्ज भी देने के लिए तैयार हो जाता है। जो मालकिन है वो कहती है, तुम्हें पता है ना, फर्स्ट बार, पहली बार किसी लड़की के पास कोठे पर जाओ तो उसके पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो तुम्हें ज़्यादा पैसे देने होंगे। जो होता है वो कहता है कि हाँ, मैं ज़्यादा पैसे दे दूंगा। जितना कोठे वाली जो होती है मालकिन वो मांगती है, वो लड़का उसे उतना ही पैसे दे देता है, मुँह मांगी रकम। और अपने दोस्त को भी बुला लेता है, क्योंकि दोस्तों कुछ लड़के ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे जाते हैं वहाँ पर जिन्हें ऐसी ही लड़की की तलाश होती है जो पहली बार जिसके साथ वो रात बिताएं, और उसके साथ ज़बरदस्ती करने में इन्हें काफ़ी ज़्यादा आनंद आता है। इसीलिए वो लड़का इसी टाइप का था और उसे ऐसी ही लड़की चाहिए थी। वो अपने दोस्त को खुशी खुशी बुलाता है। ये बात बहाने से सब सतीश सुन रहा होता है, वहाँ पर कुछ बात करने का बहाना कर रहा होता है साइड में खड़ा होकर, और सब बात सुन रहा होता है। अब वो समझ जाता है कि इसके साथ तो आज जो होना था वो होगा ही। उसके बाद से वो दोनों लड़के कमरे में जाते हैं और कमरे में अब चिल्लाहट, चीख पुकार की आवाज़ शुरू हो जाती है। चीख पुकार की आवाज़ शुरू हो जाती है तो जो सतीश है उसका कलेजा फटने लगता है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। उसे अब समझ में आ जाता है कि इसके साथ तो क्या होगा, बाहर चला जाता है। इधर जो प्रतिभा है उसके साथ वो दोनों लड़के बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं। अब कहाँ प्रतिभा अकेली, कहाँ वो दोनों लड़के, और अब प्रतिभा के साथ वो लोग जो करना होता है कर लेते हैं। करने के बाद वो जहाँ जाना होता है चले जाते हैं। लेकिन इधर प्रतिभा की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है। प्रतिभा मालकिन के सामने भी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लेकिन वो कहती है कि जाने कैसे दे, तुझे यहाँ पर लेकर आए हैं जाने देने के लिए। और उसे कुछ औरतों से, कुछ लड़कियों से खिंचवाकर अंदर करवा देती है। प्रतिभा अंदर कमरे में बैठी होती है। अब करे तो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वहीं अगले दिन जब सतीश फिर से चाय देने के लिए आता है
तो अब फिर से उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है कि वो जाकर प्रतिभा को चाय दे। लेकिन वो प्रतिभा को चाय देने के लिए जाता है, क्योंकि उसे पता है कि आज भी मालकिन टोकेगी, इसीलिए वो जाता है। देखता है कि प्रतिभा उसी तरह से उसी फटे कपड़े में वैसे ही बेड पर लेटी हुई है। ना उसने नहाया है, ना धोया है, ना मेकअप किया है, ना बाल बनाए हैं, बिल्कुल जैसी थी, जैसे ही उन लोगों ने जैसा छोड़ा था ऐसे ही अपने बिस्तर पर पड़ी हुई है। वो उसे केवल इतना कहता है, तुम्हारी चाय आ गई है, चाय पी लो। और वो वहां से चला जाता है, उससे कुछ भी बात नहीं करता, कुछ नहीं कहता। वो अब जाता है सीधे मालकिन के पास। मालकिन के पास जाकर दोस्तों, अब सतीश कहता है बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाते हुए, मुझे इस लड़की के साथ रात बितानी है। मालकिन कहती है, तुझे पता है ना कितने ज़्यादा पैसे लगेंगे, तू इतने पैसे दे पाएगा? तो सतीश कहता है कि हाँ, आप जितना कहेंगी मैं उतना दे दूंगा, और मेरा तो कुछ डिस्काउंट भी तो होगा, मैं तो आपका ही बंदा हूँ, यहीं पर काम करता हूँ। मालकिन कहती है कि हाँ चलो ठीक है। अब जो सतीश है उसके पैसे पेड कर देता है, और वो कुछ 2-4 घंटों के बाद अब प्रतिभा के कमरे में पहुंच जाता है। सतीश प्रतिभा के कमरे में पहुंचते ही जल्दी से कुंडी बंद कर देता है। अब प्रतिभा उसे देखकर इतना ज़्यादा डर जाती है, घबरा जाती है, उसे ऐसा लगता है कि जैसा सब कुछ उन लोगों ने किया था अब ये भी मेरे साथ करेगा। बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसके सामने हाथ जोड़कर पैरों पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है। कहती है कि देखो, तुम मेरे साथ जो भी करना है कर लो, अब तो मैं कहीं की रही नहीं, तुम मेरे साथ जो भी करना है कर लो, लेकिन बस एक बार मेरे पति से मेरी बात करवा दो। मैंने तुमसे भी पहले कहा था, और पहले ही कहा था कि जो करना है कर लो, लेकिन मेरे पति से मेरी बात करवा दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। लेकिन आज मैं तुम्हें हाथ जोड़कर तुम्हारे पैर पर गिरकर कहती हूँ कि मेरे पति से मेरी बात करवा दो। मेरे पति मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, और मैं भी यहाँ बहुत ज़्यादा, मेरी हालत ख़राब है। प्लीज़ मुझे इस नर्क से बाहर निकाल दो। मेरी एक बार मेरे पति से अगर बात हो जाएगी तो वो ही मुझे इस नर्क से बाहर निकाल कर ले जाएंगे। तब सतीश उसके पास आराम से बैठता है, उसे अपने पास बिठाता है और कहता है कि देखो, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है प्रतिभा। देखो प्रतिभा, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर जोर जबरदस्ती करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम मेरे उस सवाल का केवल जवाब दो। प्रतिभा कहती है, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं? तब सतीश कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, आखिर तुम यहाँ पर पहुंची कैसे? तब प्रतिभा बताती है कि जब मैं यहाँ पर आई उससे 5 दिन पहले ही मेरी शादी हुई थी। मैं अपनी मर्जी से मैंने शादी की थी, क्योंकि मेरे पापा और मम्मी मेरी शादी के खिलाफ थे। जिस लड़के को मैं प्यार करती थी, जिसे पसंद करती थी, मेरे मम्मी पापा उस लड़के से मेरी शादी नहीं होने दे रहे थे, और इसीलिए मैंने उस लड़के से ज़बरदस्ती शादी कर ली। एक दिन जब ऐसे ही मेरे मम्मी पापा कह रहे थे कि हम तेरी शादी उस लड़के से नहीं होने देंगे, दूसरी जगह शादी करवा देंगे, तो मैं उस लड़के से मैंने कहा कि चलो हम घर छोड़कर भाग चलते हैं। तो उसने भी मुझसे कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन हम दोनों ने ये भी सोचा कि अगर हम भाग जाएंगे घर छोड़कर तो हमें उसके लिए हमारे पास पैसे वगैरह होने चाहिए। हम जहाँ भी जाएंगे कुछ दिनों तक तो हमें खाने पीने के लिए पैसे चाहिए ही। इसीलिए मैं अपने घर से जो भी जेवर होते हैं, जो भी पैसा था, वो मैं अपनी माँ के पैसे उठा लाई और उनके जेवर उठा लाई। उसके बाद से हम दोनों घर से भाग गए। जो उनके जेवर थे मैंने बेच दिया, बेच कर मैंने अपने लिए नए गहने बनवाए। देखिए, ये मैंने मंगलसूत्र भी पहना हुआ है। वो अपना मंगलसूत्र दिखाती है। देखिए, मैंने पायल भी पहना हुआ है, वो अपनी पायल भी दिखाती है। देखिए, मैंने बिछुआ भी पहना हुआ है, अपने बिछुए भी दिखाती है। लेकिन हमने ये सोचा कि हमने शादी तो कर ली, हमने मंदिर में शादी की थी, हमने शादी तो कर ली, और उसके बाद से हमने सोचा कि अगर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे तो आराम से रहेंगे, हमारी कोई खोज खबर माँ बाप को नहीं मिलेगी, तो हमें कोई परेशान नहीं करेगा, ना ही हमें कोई अलग करने की कोशिश करेगा। और ऐसा ही होता है। हम दोनों ट्रेन में आ रहे थे, हमारे पास वाले बगल में एक आदमी बैठा हुआ था। उसने मुझे और मेरे पति को एक मिठाई थी वही खिलाया, वो भी खा रहा था, हमें भी खिलाया। हमने खा लिया, बात करते करते बहुत ज़्यादा व्यवहारिक लग रहा था, हमने खा लिया। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं है कि मेरे पति कहाँ गए और मैं यहाँ कैसे आ गई।
शायद मेरे पति को भी उन लोगों ने मार वार कर फेंक ना दिया हो, मेरे पति के साथ भी उन लोगों ने कुछ गलत ना कर दिया हो। प्रतिभा ये सोचकर, ये कहकर फिर से रोने लगती है। अब जो सतीश है वो प्रतिभा से चुप होने के लिए कहता है, उसे चुप कराता है, कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, तुम्हें जो भी सपोर्ट करना होगा वो मैं करूँगा। अच्छा ये बताओ कि अब तुम अपने पति से बात करना चाहती हो तो उसका नंबर दो। जो प्रतिभा होती है वो अपने पति का नंबर देती है सतीश को। सतीश वहीं से फ़ोन करता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं लग रहा होता, स्विच ऑफ आ रहा होता है। सतीश कहता है फ़ोन नंबर तो स्विच ऑफ है, कोई और नंबर है तो बताओ। प्रतिभा कहती है कि नहीं, माँ बाप का नंबर याद है लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी, ना ही वो मुझे कभी एक्सेप्ट करेंगे। अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं कोठे पर हूँ तब तो उन लोगों की भी इज्जत जाएगी, तो इसीलिए मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी। आप मेरे पति को ही फ़ोन कीजिए और ट्राई करिए। तब सतीश कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं बाहर जाऊँगा तो कई बार ट्राई करूँगा, अगर लग गया तो मैं बात करूँगा। वो कहती है ठीक है। अब सतीश इतना सब कुछ बात करता है और कहता है कि अब मुझे जाना होगा, और वो अपने उसके कमरे से चला जाता है। इधर सतीश जब बाहर जाता है तो अपनी चाय की दुकान भी चलाने लगता है, और उसका ध्यान होता है कि अब मैं इसके फ़ोन करूं। और जब वो फ़ोन करता है तो वो एक चीज़ नोटिस करता है, जब वो उस लड़के को, प्रतिभा के पति को फ़ोन कर रहा होता है तो देखता है, तो जो ट्रू कॉलर डाउनलोड अगर हम करते हैं तो किसी का भी अगर हमें नाम पता ना हो तो उसमें नाम तो पता चल ही जाता है, आप सबको भी पता होगा। तो उस लड़के का नाम इरफान आ रहा होता है। अब जब सतीश इरफान नाम देखता है तो सोचता है कि इरफान, ये तो लगता है कि ये मुसलमान है, वो ये सोचता है। फिर सोचता है कि ये हिंदू, ये मुसलमान, इन दोनों ने शादी की है और शायद इसीलिए माँ बाप राजी नहीं हो रहे होंगे। चलो मैं इसके बारे में और पता लगाता हूँ। और सतीश अब उस इरफान के बारे में पूरी खोजबीन करने में जुट जाता है। इसके साथ साथ वो अपनी दुकान भी चलाता है। हर रोज़ वो प्रतिभा को चाय देने के लिए भी जाता है। हर रोज़ प्रतिभा के साथ वैसे ही सब हरकत चल रही थी। लेकिन प्रतिभा जब जब सतीश से पूछती है कि क्या हुआ, मेरे पति का फ़ोन लगा, तो सतीश ये कह देता है कि तुम्हारे पति का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। फ़ोन तो सच में स्विच ऑफ आ रहा था, बात नहीं हो रही थी। लेकिन जब उसको पता चल गया था कि इसका नाम इरफान आ रहा है तो वो उससे कुछ पूछता नहीं है, वो उसके बारे में पता लगाने की सोचता है। और पता लगाता है, पता लगाते लगाते अब सतीश को ये पता चलता है कि उस रोज़ प्रतिभा कोठे पर कैसे आई थी। तो पता चलता है कि ये उसके पति ने ही, प्रतिभा के पति ने ही प्रतिभा को कोठे पर बेच दिया था। जो भी ये शादी की नौटंकी थी वो सब उसने जानबूझकर की थी। ट्रेन में जो वो लड़का मिला था, जो भी मिला था, जो बात कर रहा था, जिसने मिठाई खिलाई थी, ये सब इन लोगों की सोची समझी चाल थी, ताकि उस लड़की को भी कोई खबर ना हो सके कि मेरे पति ने ही मुझे धोखा दिया है। अब ये बात जब सतीश को पता चलती है तो वो एकदम से उसकी रूह कांप जाती है। वो सोचता है कि इतना विश्वास किया इस लड़की ने, अपने माँ बाप को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, ये वहाँ से गहने वगैरह, पैसे वगैरह लेकर आ गई, सब कुछ छोड़कर आ गई। लेकिन इस लड़के ने क्या किया इसके साथ, कितना प्यार करती थी तभी तो आई होगी। अगर मैं इसे बताऊंगा तो इसका नतीजा क्या होगा, इसका दिल टूट जाएगा। ये तो कभी सोचेगी ही नहीं, कभी किसी पर विश्वास करेगी ही नहीं, कभी यहाँ से जाने की भी कोशिश नहीं करेगी। पता नहीं आगे ये अपने आप को ख़त्म भी कर सकती है। जब ये सोचेगी कि, जब ये सुनेगी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, क्या ये बर्दाश्त कर पाएगी? वो खुद में ही सवाल करता है और सोचता है कि अब मैं प्रतिभा को ये बात नहीं बताऊंगा। उसके बाद वो प्रतिभा के पास जाता है, जैसे रोज जाता था चाय देने के लिए। आज वो प्रतिभा से जाकर कहता है कि तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। प्रतिभा कहती है ठीक है। वो उससे ये कहता है कि तुम जैसी सीधी, तुम जैसे सिंपल हो इसी तरीके से रहना, किसी को कुछ खबर नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ से, जब मैं आऊँगा चाय देने के लिए, चाय देने के बहाने ही मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। उसके बाद अब यहाँ पर क्या होता है कि सतीश किसी भी तरह से छुपते छुपाते आता है, क्योंकि उसे हर गली के हर चौराहे के बारे में पता होता है, कहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, कहाँ पर क्या है, किस तरह से यहाँ की लड़कियाँ बाहर निकलेंगी, उसे सब पता होता है। इसीलिए वो सोचता है कि इस लड़की को मैं किसी तरह से ले जाऊंगा, और लेकर भी चला जाता है। प्रतिभा को सतीश लेकर दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर चला जाता है, क्योंकि उन्हें दिल्ली से कोलकाता जाना होता है। दोस्तों आपको बताना भूल गई कि जो प्रतिभा है वो कोलकाता से होती है।
इसीलिए वो कोलकाता ही जो सतीश है उसे उसके गांव उसके शहर लेकर जा रहा होता है। अब जो प्रतिभा है वो स्टेशन पर बैठी हुई सतीश से कहती है कि तुमने मेरे पति को फ़ोन किया, उनसे बात हुई, मेरे पति को फ़ोन करो। जो सतीश से फ़ोन करता है लेकिन फ़ोन अब भी स्विच ऑफ ही आ रहा होता है। इतने में ट्रेन आ जाती है। अब दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। प्रतिभा कहती है फिर से एक बार फ़ोन करके देखो, 2-4 बार करके देखो, शायद उसका नंबर ऑन हो जाए। सतीश फ़ोन तो करता है लेकिन फिर से नंबर ऑफ आ रहा होता है। अब सतीश कहता है कि देखो, तुम अपने माँ बाप के पास भी जा सकती हो। तुम्हारे माँ बाप इतने निर्दयी नहीं हैं कि वो तुम्हें अपनाएंगे नहीं। अब इस पर प्रतिभा कहती है कि मैंने आपको एक बात बताई नहीं कि मेरे पति जो हैं जिससे मैंने शादी की थी वो मुसलमान हैं और इसीलिए मेरे जो माता पिता हैं वो इस शादी को कभी नहीं मानेंगे, ना ही वो मुझे कभी अपनाएंगे, इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं जा पाऊँगी। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे पता है, पहले से ही पता है कि तुम्हारा पति जो है वो एक मुस्लिम है। वो कहते हैं आपको कैसे पता? तो बताता है कि ट्रू कॉलर में नाम आ जाता है तो इसलिए पता है। वो कहता है अब सतीश जो है कि मुझे एक राज की बात पता है, तुम्हारे बारे में पता चली है, लेकिन मैं कुछ नहीं बताऊंगा अभी, जब समय आएगा तो बताऊंगा। अब प्रतिभा कहती है कि नहीं नहीं बताइए, लेकिन सतीश कहता है कि अच्छा चलो अभी चलते हैं, पहले तुम्हारे पति से बात हो जाए उसके बाद बताऊंगा, अभी तुम्हें ऐसी टेंशन है। अब ऐसा ही, अब भगवान की कृपा कहें क्या कहें, प्रतिभा की अच्छी किस्मत कहें या अब क्या कहें, जो प्रतिभा का पति है उसके अब जो प्रतिभा का पति है उसका फ़ोन ऑन हो जाता है। ऑन होता है तो सतीश के फ़ोन पर मैसेज आता है। अब ऐसा सिस्टम भी चल गया है कि जब सामने वाले का फ़ोन ऑफ हो और बात ना हो पाए, जब उसका फ़ोन ऑन हो जाए तो मैसेज आ जाता है। तो इसी तरीके से होता है। उसका फ़ोन, इसके फ़ोन पर जब मैसेज आता है तो ये कहता है कि देखो तुम्हारे पति का फ़ोन ऑन हो गया, मैं बात करता हूँ। प्रतिभा कहती है मुझे दीजिए, मैं बात करूँ। लेकिन सतीश कहता है कि नहीं, तुम चुपचाप बैठे रहना, केवल मैं बात करूँगा। अगर कहती है कि अच्छा ठीक है, और वो कहता है कि तुम एकदम चुप बैठे रहना, कुछ नहीं बोलना है तुम्हें, कि तुम्हें यहाँ पर हो ही नहीं। प्रतिभा कहती है ठीक है। अब जैसे ही सतीश फ़ोन करता है, फ़ोन करते हुए ये कहता है कि प्रतिभा कोठे से भाग चुकी है। अब इतनी बात सुनते ही जो सामने से जो इरफान है उसकी बात सुनाई देती है। वो कहता है जल्दी जल्दी कि हाँ, मुझे पता है कि वो कोठे से भाग चुकी है और अभी तक तो उसका फ़ोन मेरे पास नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसका फ़ोन आएगा तो वो कहाँ से बोल रही है वो तो बताएगी ही, और जब वो बताएगी तो मैं आप सभी को फ़ोन कर दूंगा और आप उसे वहाँ से लाकर ले जाना। अब ये सुनते ही जो प्रतिभा है उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर इसने क्या कह दिया, आकर ले जाना, किसे ये कह रहा है कि आकर ले जाना, कोठे पर आकर ले जाना, लेकिन ये ऐसा क्यों कह रहा है। उसके मन में सवाल मतलब कि चलने लगते हैं और उसे समझने में देर ही नहीं लगती कि इसने ही मुझे बेचा है। अब जो सतीश है वो भी कहता है कि मैं तुम्हें यही राज की बात बताना चाहता था कि तुम्हें कोठे पर किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे पति ने ही बेचा था। अब ये सुनकर जो प्रतिभा है उसकी तो मतलब कि पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। अब वो क्या कहे उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो बस रोए जाती है, रोए जाती है। सतीश उसे चुप कराता है कि देखो यहाँ पर लोग हैं, वो देखेंगे तो सोचेंगे कि पता नहीं इस लड़के ने क्या कर दिया, तो तुम इसीलिए चुप हो जाओ। प्रतिभा एकदम चुप बैठी होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि उसे इतना बड़ा धोखा मिला होता है। वो सतीश से कहती है कि मैंने अपने माँ बाप को धोखा दिया, शायद इसीलिए मुझे इतना बड़ा धोखा मिला है, और वो बहुत ही ज़्यादा पूरी तरह से टूट चुकी होती है। अब सतीश को भी इधर सब लोग ढूंढ रहे होते हैं। उसका जो खुफिया उसका एक दुकान पर काम करने वाला होता है वो बताता है कि तूने ये क्या कर दिया, तुझे यहाँ पर पुलिस भी ढूंढ रही है, यहाँ के लोग भी ढूंढ रहे हैं, अगर तू वापस आएगा तो तुझे ये लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तू अगर चला गया है तो तू वापस मत आइयो। उसे भी फ़ोन आता है। सतीश भी अब प्रतिभा से कहता है कि अब मेरी जान को भी खतरा है, मुझे भी यहाँ से नहीं जाना है, मैं भी अब इधर ही कोई काम वगैरह करूँगा और रहूँगा। अब जो प्रतिभा है वो कहती है कि मेरे वजह से तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ गई, मुझे वहाँ से नहीं भागना चाहिए था, काश मुझे पहले पता होता कि मेरे पति ने ही मुझसे मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है तो मैं वहाँ से नहीं भागती। अब ना तो सतीश के पास कोई ठिकाना होता है, ना ही प्रतिभा के पास कोई अपना होता है। सतीश कहता है कि मैं तुमसे एक बात कहूँ। प्रतिभा कहती है पूछिए। सतीश कहता है अब तुमने क्या सोचा है, आगे क्या करना है, तुम्हें आगे किसके साथ रहना है। प्रतिभा कहती है कि अब मैं जिंदा रहना ही नहीं चाहती हूँ, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, मैं क्या करूँगी जीकर। सतीश कहता है ऐसी बातें नहीं करते,
अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ, क्या हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक नए से कर सकते हैं, जीरो से कर सकते हैं? वो कहती है कि उसके मतलब की जो प्रतिभा है वो देखती ही रह जाती है। वो सोचती है कि इतना महान इंसान, और पता नहीं मैंने एक कर्म ऐसा भी कर दिया होगा जो अच्छा होगा कि मुझे इतना अच्छा इंसान मिला। और वो कहती है कि ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मुझे आपके साथ रहने का मौका मिलेगा, आप मुझे अपनाएंगे। और प्रतिभा सतीश के साथ रहने के लिए हाँ कर देती है। सतीश अब यहाँ पर जो है वो कोलकाता नहीं जाता है प्रतिभा को लेकर, वो रास्ते में ही पटना उतर जाता है। दोनों यहाँ पर एक किराए पर रूम लेते हैं। रूम लेने के बाद जो सतीश है वो फिर से एक चाय की दुकान शुरू कर देता है। दोनों उसमें मेहनत करते हैं, अपनी चाय की दुकान शुरू कर देते हैं। क्योंकि सतीश की चाय की दुकान पहले से थी ही, और सतीश चाय की दुकान खोल लेता है। धीरे धीरे करके वो लोग अपनी दुकान को और आगे बढ़ा लेते हैं। समोसा ब्रेड वगैरह भी धीरे धीरे बेचने लगते हैं। ऐसे ही करके कुछ दिन बीत जाते हैं। अब दोनों एक दुकान खरीद लेते हैं छोटी सी, ताकि अपनी दुकान रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों एक दुकान खरीद लेते हैं, किराए के रूम पर रहते हैं। ऐसे ही बिजनेस चलता रहता है। दोनों एक साथ रहते रहते एक दूसरे को बहुत ज़्यादा दोनों प्यार करने लगते हैं। अब दोनों सोचते हैं कि अब हम शादी कर लेते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाने के बाद दोनों अब शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। शादी को 2 साल बीत चुके होते हैं। प्रतिभा एक दिन सोचती है कि मैं अपनी माँ को फ़ोन करूँ, शायद मेरी माँ मुझे एक्सेप्ट कर ले। वो अपनी माँ को फ़ोन करती है, सारी बात, सारे दुखड़ा जो भी उसकी ज़िंदगी में बीता होता है सब कुछ सुना देती है। प्रतिभा की माँ सब कुछ समझ जाती है और वो प्रतिभा को अपने घर बुलाती है कि बेटा आ, तू मेरे पास आ और मुझसे मिलने के लिए आ। प्रतिभा अपने पति यानी सतीश को लेकर वहाँ पर जाती है। वहाँ पर सतीश और प्रतिभा की खूब खातिरदारी होती है। सब कुछ मतलब सही हो जाता है। तो सतीश है वो अपने गांव भी लेकर जाता है। सतीश का गांव बनारस होता है, वहाँ पर भी वो उसे लेकर जाता है। सतीश के मम्मी पापा ने भी प्रतिभा को एक्सेप्ट कर लिया होता है। अब जो प्रतिभा का घर परिवार है वो सुखी हो जाता है, सब कुछ सही चलने लगता है। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगी कि ये घटना जो प्रतिभा के साथ घटी, प्रतिभा तो वहाँ से निकल गई, लेकिन हर लड़की वहाँ से नहीं निकल पाती है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जो लड़की फंस जाए वो निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। प्रतिभा की अब खुशकिस्मत थी या क्या था, वो वहाँ से निकल गई। तो दोस्तों अब यही कहना चाहेंगे कि अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं तो सोच समझ कर कीजिए, उसके बारे में पता लगाइए। लेकिन एक गलती कभी मत करिए कि अपने माँ बाप को छोड़कर अपने घर से सामान लेकर भाग जाइए। नहीं मान रहे हैं उन्हें मनाने की कोशिश कीजिए।